चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन बचे थे 6 से लेकर तो 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखेंगे आई बी इक्वल्स टू, सबसे पहले तो आई से डिनोट करेंगे उसको, कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सो पुट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी। सो एक्स को आप लिख सकते हो कॉस टी। अगर कॉस इनवर्स एक्स को मैंने टी लिखा है तो या तो कॉस इनवर्स उधर चला जाएगा तो कॉस बन जाएगा, ऐसे मान लो, या फिर दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर दो। दोनों तरफ कॉस अप्लाई करेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और इधर कॉस टी बन जाएगा। सो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो आपको मिलेगा डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी एंड टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स, जिसमें का डी एक्स लेफ्ट में आ गया। बात करेंगे लिमिट्स की। सो लोअर लिमिट्स इज व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जब एक्स का वैल्यू जीरो रहेगा तब टी क्या रहेगा? कौन से एंगल के लिए कॉस का वैल्यू जीरो आता है? दैट इज पाई बाय टू। सो ये बन जाएगा पाई बाय टू। अब बात करेंगे अपर लिमिट की। सो व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू वन, टी इज इक्वल्स टू, सो कॉस इनवर्स वन जीरो। ठीक है, सो लिमिट्स है आपके देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू, लिमिट्स है आपके पाई बाय टू टू जीरो एंड कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर टी उसका स्क्वायर और डी एक्स की जगह पर आएगा माइनस साइन टी इंटू डी टी। ठीक है, सो नेगेटिव साइन को अगर हटाना है तो लिमिट्स को अदला बदली करेंगे, ऊपर वाला लिमिट नीचे, नीचे वाला लिमिट ऊपर, और यहाँ पर आपके पास है टी स्क्वायर साइन टी। ठीक है, डी टी। अब बेटा ये क्या दिख रहा है आपको? किसकी याद आ रही है? बाय पार्ट्स की याद आ रही है ना। अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, LIATE रूल, LIATE रूल, अलजेब्रा पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में। सो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस टी। लिमिट्स लिखेंगे माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, सो कर दो आगे अभी सॉल्व। यहाँ तक तो मैंने ला दिया है। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो ज़ीरो बन जाएगा, तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि पाई बाय टू यहाँ पर रखेंगे और कॉस 90 का वैल्यू ज़ीरो आता है, और जब ज़ीरो रखेंगे तो ये तो पूरा ज़ीरो ही बन जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, टू को बाहर ले लो, फिर से आप बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है बेटा, सो आंसर बता देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आता है पाई माइनस टू, जो कि बुक के अंदर दिया है, आप देख सकते हो पाई माइनस टू। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7, आई माइनस वन टू वन, वन प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए, जब भी लिमिट्स नेगेटिव और पॉजिटिव दिखता है, सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है मैं इसको ऑड और इवन के लिए चेक करना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि न्यूमरेटर के अंदर दो टर्म्स दे रखी है, तो अगर मैं डायरेक्टली चेक करने जाऊँगा तो मैं किसी भी नतीजे पर पहुँच नहीं सकता। सो बेटर है कि हम लोग डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते, दैट इज माइनस वन टू वन, वन बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस वन टू वन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसको आप I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो। अब दोनों फंक्शन को आप लोग आराम से चेक कर सकते हो इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए। सो I1 की जब हम लोग बात करेंगे, I1 इज इक्वल टू माइनस वन टू वन, वन बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसके अंदर फंक्शन कौन सा है आपका? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स ढूंढेंगे। सो एक्स की जगह माइनस एक्स को रखेंगे, सो 9 माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, उसका स्क्वायर किया। सो वन बाय 9, ये माइनस एज इट इज माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो एफ ऑफ माइनस एक्स ये क्या है बेटा? ये तो आपका दिया हुआ फंक्शन है। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिला है, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन एंड देयरफॉर जब आप इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो प्रॉपर्टी के हिसाब से टू टाइम्स आप लोग निकाल सकते हो, 0 to 1। अपर लिमिट यही रहेगा, नीचे लोअर लिमिट में 0 आता है और फंक्शन एज इट इज। तो अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 एज इट इज, 0 to 1, 1 बाय 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके आगे का मैं नहीं बताऊंगा,
1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सो 1/2 है लॉग ऑफ ए प्लस एक्स मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, फॉर्मूला यूज़ करो, अपर लोअर लिमिट डाल दो, वैल्यू मिल जाएगा। सो इस प्रकार से आपको I1 मिल जाएगा। ठीक है, पॉज करके लिख लेना। अब बात करते बेटा I2 की। सो I2 को भी हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन कैसा है, इवन है कि ऑड है। सो I2 है आपका -1 to 1 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो आपका फंक्शन I2 के अंदर क्या है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स ढूंढना है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स लिख दो। ये माइनस एज इट इज, एक्स की जगह माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे स्क्वायर है। सो दिस इज इक्वल टू, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा नेगेटिव ही आता है, 9 माइनस नेगेटिव का स्क्वायर मात्र पॉजिटिव आता है। तो अगर आप देखेंगे माइनस साइन को थोड़ा साइड में ले लो, तो ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। मतलब आपको क्या मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है आपको, और ये बताता है कि गिवन फंक्शन ऑड है, और अगर ऑड है तो इसका इसका इंटीग्रल आएगा 0। मतलब जो भी I1 का आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पर खत्म होता है। तो हमेशा जहन में ये बात रखनी है कि जब भी लिमिट्स नेगेटिव पॉजिटिव रहेंगे तो पहली प्रेफरेंस देना है इवन और ऑड के लिए। ठीक है, और अगर नहीं बनता है इवन ऑड तो फिर आप यूजुअल मेथड देखिए कौन सा अप्लाई कर सकते हैं जिससे इंटीग्रेशन निकल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए द क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई बी इक्वल्स टू 0 to पाई एक्स टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस रेस टू 4x dx। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ 0 to पाई आई बी इक्वल्स टू एक्स की जगह आएगा पाई माइनस एक्स, अपर लिमिट में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस रेस टू 4 पाई माइनस एक्स। देखो बेटा हमेशा याद रखना, अगर 0 to पाई, अपर लिमिट अगर पाई है और लोअर लिमिट 0 है, खासकर 0 to a वाला फॉर्म होता है, ये लिमिट 0 to a होता है, तो a में अगर पाई है और साइन एक्स अंदर दिया है तो हमेशा ये प्रॉपर्टी या यूज करना ही करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा आपको क्या दे रहा है, वही फंक्शन फिर से दे रहा है, यहाँ पर इवन पावर होने की वजह से। देखिए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स होता है, पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड देखो पहले तो पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, दैट इज साइन एक्स मिलेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव। अब बात करते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स की। कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या देगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई है तो रेशियो कॉस एक्स होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, लेकिन पावर क्या है, फोर्थ है, इवन पावर है, तो पॉजिटिव कॉस रेस टू 4x मिलेगा। सो देयरफॉर आपका आई क्या होगा, 0 to पाई माइनस एक्स एज इट इज, ये साइन ऑफ पाई माइनस एक्स मतलब साइन एक्स, और कॉस रेस टू 4x dx। अब इसको इक्वेशन 2 बोलो, इसको इक्वेशन 1 बोलो, दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर करेंगे तो i प्लस i आपको मिलेगा 2i, दैट इज इक्वल टू 0 to पाई, एंड इन दोनों का एडिशन हो रहा है। सो इन दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट कॉमन है, तो इसको बाजू में हटा लेते हैं और इनका एडिशन कर लेते हैं। x प्लस पाई माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर आएगा, और जो कॉमन पार्ट है दैट इज साइन एक्स इंटू कॉस रेस टू 4x इंटू डी एक्स बाहर आएगा। सो एक्स एक्स विल गेट कैंसिल, तो आपके पास मिलेगा आपको 2i इज इक्वल टू 0 to पाई साइन एक्स इंटू कॉस रेस टू 4x dx। अब यहाँ से तो आगे सिंपल है, कैसे देखिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कौन सा वाला, कॉस एक्स की जगह पर t, इसको पॉज करके लिख लो। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, सो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, सो साइन एक्स ऑलरेडी है, डी एक्स भी है, तो माइनस डी टी लिख दो साइन एक्स डी एक्स की जगह पर, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर रिप्लेसमेंट आएगा माइनस डी टी। और अगर बात करेंगे लिमिट्स की, तो जब x 0 रहेगा तब t का वैल्यू 1 रहेगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 आता है, और जब x पाई रहेगा तब t का वैल्यू -1 रहेगा। सिंपल है ना, cos पाई का वैल्यू क्या आता है, -1। सही है। सो देयरफॉर आपका इंटीग्रल आएगा दैट इज 2i। देखिए यहाँ पर 2i है, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है -1, और अंदर साइन एक्स इंटू डी एक्स है माइनस डी टी, और कॉस एक्स की जगह पर है टी रेस टू 4 -dt। तो माइनस को हटाना है तो लिमिट्स की अदला बदली होगी, दैट इज -1 to 1 t रेस टू 4 dt।
यहाँ से आगे मैं नहीं सॉल्व करूंगा। t⁴ का इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे निकालना है। t⁵/5 अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो। फाइनली जब आप i निकालेंगे तो 2 को उधर ले जाना मत भूलना, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा है, प्रॉपर्टी यूज करके पहले सिंप्लीफाई किया है फंक्शन को और फिर आंसर निकाला गया है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर π/5 आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप लोग इसको पॉज करके लिख लो। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप टेक्स्ट बुक भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हो, देखो इस बार का जो CET का पेपर हुआ है तो जो भी बच्चे थे उन्होंने क्लियरली मुझे बताया है, मतलब जो प्रयास में नहीं थे, मेरे अपने जो इंडिविजुअल थे बच्चे, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि बुक अगर अच्छे से सॉल्व किया रहता तो पेपर बहुत अच्छा सॉल्व कर सकते थे। देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चीज़ों को नहीं मानते, लास्ट तक नहीं मानते, उनको लगता है कि अलग अलग किताबों को यूज़ करेंगे, कुछ ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे नहीं होता। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना होता है, फिर आपको एक सर्टन लेवल तक एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं और डिपेंड करता है आप एग्ज़ाम कौन सी देने की सोच रहे हो उसके ऊपर। अगर आप एडवांस मेंस के बारे में सोच रहे हो, जेई मेंस और एडवांस के बारे में, तब आपको सर्टन लेवल तक सॉल्व करना है। मेंस के लिए सोच रहे हो तो कोई भी एक अच्छा बुक उठा लो, उसको पूरा सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करते जाओ, ठीक है। और फिर एक बार वहाँ पर सेचुरेशन हो जाएगा तो फिर आपका आइडियाज़ डेवलप हो जाते हैं, फिर आप सॉल्व करते जाओ एग्जाम्पल्स एडवांस के लिए बाद में प्रैक्टिस में। लेकिन CET के लिए कर रहे हो तो मेरा सबसे पहले आपको यही सजेशन होता है कि बेटा बोर्ड का बुक बहुत अच्छे से करना है, रिपीटेडली करना है, उसके बेसिस पर भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स CET में लिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी बच्चे बात सुनते हैं वो बेनिफिट में रहते हैं, जो नहीं सुनते, देखो बहुत से बच्चों के नसीब में ये आता है कि लास्ट में उनका ना तो बोर्ड अच्छे से हुआ रहता है, ना मॉड्यूल अच्छे से होता है, ना कोई बुक अच्छे से होता है। ये परंपरा चलती रहती है हर साल, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हो टाइम पर। तो अभी भी टाइम है, समझ लो और संवर लो। जो भी अभी बहुत पीछे रह चुके हैं वो लोग बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, पहले टेक्स्ट बुक अच्छा करो और आगे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा तो बाकी चीज़ों को भी इम्प्रूव करो, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक अच्छा करेंगे तो कम से कम बोर्ड और CET तो अच्छा बन जाएगा, और आगे अगर टाइम मिलता है तो ये अच्छा हुआ है तो फिर मेंस में ज़्यादा करने के लिए एफर्ट्स लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट अच्छा है, एक अच्छे लेवल तक आप लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किए, तो बाकी बाद में सिर्फ प्रैक्टिस है तो वो कर सकते हो आप लोग। लेकिन पहले यही नहीं आता और आप मेंस और एडवांस की बात करेंगे तो फिर नहीं जमेगा। चलिए छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर फंक्शन है हमारा 0 से लेकर तो पाई, हमारा लिमिट है x/1 + sin²x, ठीक है। फिर से वही है, प्रॉपर्टी यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि 0a दिख रहा है और पाई दिख रहा है, खासकर तो यूज़ करना ही पड़ेगा। सो x की जगह आएगा π-x और 1 + sin² π-x। सो आपको पता है sin π-x sin x ही होता है। सो 0 to π है और π-x आएगा और डिनोमिनेटर में 1 + sin²x है, ठीक है, dx है। सो ये आपका i है। अब इस i को और इस i को देखिए, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो 2i = 0 to π, x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रहेगा 1 + sin²x dx। तो पाई को बाजू में ले लो, कांस्टेंट है 0 to π। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। अब अगर आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल में अच्छा सा प्रैक्टिस है तो आप लोग इसको आराम से आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब जिस बच्चे का प्रैक्टिस नहीं है तो डिफिनिट इंटीग्रल के हिसाब से उसको प्रॉपर्टी तो पता चलेगी और इसको आप कैसे सॉल्व करना यही नहीं पता चलेगा। सो डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है तो क्या करना पड़ेगा आपको cos² x से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। अगर आप cos² x से डिवाइड करते हो, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपके पास दिया हुआ है 1/1 + sin²x। अगर आप cos² x से ऊपर नीचे डिवाइड करते हो तो ऊपर आपको मिलेगा sec²x, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी sec² x और सेकंड टर्म मिलेगी tan²x, ठीक है। लेकिन sec² x को भी आप लिख सकते हो sec² x न्यूमरेटर में, इसको आप लिख सकते हो 1 + tan²x। सो 1 + tan²x + tan²x, मतलब आपको मिलेगा sec² x डिवाइडेड बाय 1 + 2 टाइम्स tan²x। सो अब आपको 1 + sin²x की जगह पर मिल रहा है 0 to π sec² x डिवाइडेड बाय 1 + 2 tan²x। और ये सब क्यों हुआ, सिर्फ एक चीज़ आपके दिमाग में आ गई कि ऊपर और नीचे cos² x से डिवाइड किया जाए। क्यों किया cos² x से डिवाइड, क्योंकि इसको आगे अगर बढ़ाना है, सॉल्व करना है तो सब्सटीट्यूशन के कम से कम लायक तो बनाना पड़ेगा। ये ना तो सब्सटीट्यूशन के लायक है और ना तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब ये सब्सटीट्यूशन के लायक बन गया। तो tan x की जगह पर t रखेंगे तो sec² x dx dt बन जाएगा और फंक्शन बनेगा 1/2t²। तो इसको आप x² 1/x² + a² वाले फॉर्म से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और 2 को इधर लाना मत भूलना। तो यहाँ तक मैंने आपको ला के खड़ा कर दिया है, इसके आगे जाना आपकी जिम्मेदारी है।
तो निभाइए आपकी जिम्मेदारी। मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर फंक्शन दिया है 1 से लेकर तो इन्फिनिटी तक 1/√x इंटू 1+x dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, इसका वैल्यू निकालना है। अब सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि सब्स्टिट्यूशन क्या किया जाए, तो √x की जगह t रख के देखते हैं। सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, t² मिलेगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2t dt। डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, ठीक है। अब लिमिट्स के बारे में सोचेंगे तो जब x का वैल्यू 1 रहेगा तब t क्या रहेगा, t भी 1 ही रहेगा, क्योंकि √1 का वैल्यू जब x का वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा तब t का वैल्यू क्या रहेगा, वो भी इन्फिनिटी रहेगा। लेकिन इससे कुछ फ़ायदा होगा, चलिए देखते हैं करके क्या हो सकता है। 1 से इन्फिनिटी रह रहा है और 1/√x की जगह पर मैं लिख रहा हूँ t, और मेरे पास यहाँ पर है 1+t², तो dx की जगह पर है 2t dt। तो आ तो रहा है ये 1 to इन्फिनिटी 1/1+t² dt, ठीक है। सो अब 1/1+t² तो tan इनवर्स t होता है ना, और ये इन्फिनिटी और ये 1। सो अगर यहाँ पर tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है बेटा, मतलब कौन से tan के कौन से एंगल के लिए वैल्यू इन्फिनिटी आता है, तो π/2 के लिए आता है। सो ये बन जाएगा π/2 और ये है π/4। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 2π - π/4 दैट इज π/4, ठीक है। सो क्या आया है आंसर, देखता हूँ एक बार। सो अच्छा हाँ सही है, π/4 नहीं π/2। इस 2 को तो मैं भूल ही गया, ये 2 कांस्टेंट भाई साहब, इसको बाहर लेंगे ना, इसको बाहर लेंगे। सो π/4 आंसर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 मिलेगा। ये जो 2 था ना कांस्टेंट 2, इसको मैं भूल ही गया, फाइनल में मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। सो π/2 सही आंसर है। तो आप इसको कुछ और अलग सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, जैसे इन लोगों ने किया है कुछ, इन्होंने x की जगह पर tan² डाला है, तो वही है, एक ही बात होती है, x की जगह पर उन्होंने tan² डाला है, ठीक है। तो कुछ भी जैसे मर्जी आप कर दो, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ख़त्म होता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। गुड बाय।